आप सुन रहे हैं सुमति सक्सेना लाल जी का उपन्यास होने से ना होने तक धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 4। कौशल्या दी लखनऊ आकर क्यों रह रही हैं, इसके सबने अलग अलग कारण बताए थे। दीदी के पति की अपने पिता से नहीं पटती, इसलिए चली आई हैं वे। किसी ने यह भी बताया था कि वे अपनी निस्संतान मौसी को बहुत प्यार करती थीं और मौसी के अकेले रह जाने पर उन्हीं के पास आ गई थीं और यहीं रहकर पढ़ाई पूरी की और अलॉटमेंट की बड़ी सी कोठी में मौसी के निधन के बाद भी रहती रहीं। मौसी इस कॉलेज की फाउंडर मेंबरों में से थीं। शुरू में कौशल्या दी मौसी के साथ कॉलेजों के कामों में रुचि लेती रहीं। बाद में यहाँ पद रिक्त होने पर और मैनेजर के आग्रह करने पर उन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था। इस कॉलेज में आने के बाद से मुझको अनायास अपना जीवन जीने का तरीका बहुत खाली खाली सा लगने लगा है। लगता है रोज़मर्रा की ज़रूरतों के अलावा मैंने तो कभी ज़िंदगी के बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था। मेरी सारी ज़रूरतें भी स्वयं मुझ तक सिमटी रहीं। न जाने कैसे इस विद्यालय में इन मित्रों के बीच बैठकर ज़िंदगी परत दर परत अर्थवान लगने लगी। लगातार बहुत कुछ सोचने के लिए है और बहुत कुछ सुलझाने के लिए भी। अपने आसपास के बहुत से रिश्ते अनायास भिन्न अर्थ से भर उठे थे। लगा था क्यों आहत महसूस करती हूँ मैं। जितना जिसने मेरे साथ किया है उस सब का हिसाब रखना है मुझे। अब किसी से भी अपना नाराज़ होना तो किसी भी कोण से सही नहीं ठहरा पाती मैं। लगा था बहुत सारे लोगों के लिए रिश्तों की बहुत सारी क्षतिपूर्ति करनी है मुझे, ढेर सारी भरपाई। मामी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत दुखी हुई थी मैं उनके निधन पर बस मैं ना तो गई थी मामा से मिलने, ना कोई अधिक संपर्क ही रखा था उन लोगों से। वे लोग मेरे शहर से दूर थे तो मैं दूर ही बनी रही। मामा और भैया ने तो न जाने कितनी बार आने का आमंत्रण दिया था। मामा हैं, भैया दीदी हैं, किसी से भी तो मैंने अपनों जैसा व्यवहार और अपनापन नहीं रखा। फ़र्क तरह के हैं वे सब। तब मुझे तो सबने प्यार मान सम्मान सभी कुछ दिया है। मैंने ही कुछ खास रिश्ता नहीं रखा उन सब से। अब यहाँ इन मित्रों के बीच रहकर समझ में आने लगा है कि अपनों के साथ सुख दुख में शरीक हुआ जाता है। होली दिवाली याद किया जाता है, भाइयों को राखी टीका भेजा जाता है। मैंने तो कभी किसी संबंध का निर्वाह नहीं किया। इस विद्यालय में आने के बाद से अचानक लगने लगा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुतों का योगदान है, विशेषकर से आंटी का। इतना अधिक कि उतने के लिए आभार प्रदर्शित कर पाना भी संभव नहीं है। भले ही सारे दायित्व निर्वाह के बीच ही एक दूरी उन्होंने मुझसे बनाए रखी, या शायद वो मेरा ही अंतर्मुखी स्वभाव था जिसके कारण मैं सदैव उनसे दूरी महसूस करती रही। उनसे, बुआ से, अपने आसपास के सब लोगों से, बस एक यश को छोड़कर। नहीं, एक तरह की दूरी तो मैंने यश से भी सदैव महसूस की ही थी। सारे लगाव और अपनेपन के बावजूद मैं अधिकार तो कभी यश पर भी महसूस नहीं कर पाई। यश ने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं उनकी आभारी रही। मेरे लिए दिए गए समय, धन, श्रम, सबके लिए। अपनों के प्रति कहीं मन में वैसा आभार रहता है कि हर क्षण मन उस भार तले दबा रहे, कभी उऋण ही ना हो पाए। जीवन में कुछ भी सहज स्वाभाविक अपना अधिकार जैसा तो मुझे कभी लगा ही नहीं। शायद मैंने अपने आप को भी रिश्तों के सारे बंधनों से मुक्त रखा। रिश्तों से जुड़े सहज स्वाभाविक दायित्वों के बंधन में कभी नहीं बांधा। मुझे कॉलेज में नौकरी करते हुए कुछ महीने बीत चुके थे। मैं क्लास से पहले अपने नोट्स पलट रही थी कि फाइनल ईयर की कोई छात्रा रेनेसा पीरियड की पोइट्री के विषय में कौशल्या दी से समझने आई थी। दीदी ने उस युग के इतिहास से शुरू किया था। वहाँ की राजनीति, उस काल का दर्द, उस दर्द के कारण, उसकी त्रासदी, उससे जुड़ा अकेलापन। बहुत विस्तार से समझाने के बाद दीदी ने उस कवि की कविताएं पंक्तिबद्ध समझानी शुरू की थी। मेरे लिखते हुए हाथ रुक गए थे और मैंने अपनी कॉपी पलट कर रख दी थी। मैं मंत्रमुग्ध सी उनको सुनती रही थी, उनके चेहरे पर आते जाते भाव देखती रही थी। मुझे लगा था
जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। वो लड़की चली गई थी। काफ़ी देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे थे। उस मौन को मैंने ही भंग किया था। दीदी, मैंने बीए में लिटरेचर लिया था। इस तरह से पोइट्री और हिस्ट्री के बीच कॉसल कनेक्शन हमने कभी नहीं जोड़ा था। हमने कभी नहीं समझा था कि पोइट्री अपने समय की देन होती है। हमें उस तरह से कभी पढ़ाया ही नहीं गया था। आज लग रहा है कि काश मैंने पॉल साइंस में नहीं, इंग्लिश में एमए किया होता। दीदी थोड़ी देर चुप रही थी, जैसे कुछ सोच रही हूँ। नहीं अंबिका, सब्जेक्ट्स तो सभी इंटरेस्टिंग हैं और शायद आपस में जुड़े हुए भी। कम से कम पॉलिटिकल थॉट और साहित्य सीधे सीधे अपने समय के इतिहास से जुड़ा होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि नॉर्मल समय में पूरी की पूरी जनरेशन मीडियोकर हो जाती है, क्योंकि थॉट के मामले में उसके पास रिएक्ट करने के लिए या सोचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ऐसे समय के पास कोई चिंतन नहीं होता, कोई साहित्य नहीं होता। समाज में सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, पर कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं होता। साहित्य के नाम पर लिखने के लिए लेखक के पास सिर्फ अपने सुख दुख होते हैं। समाज की कोई ऐसी धड़कन नहीं होती जिसे साहित्यकार शब्द दे सके। कुछ देर के मौन के बाद वे धीमे से हंसी थी। ऐसा समय बहुत हॉलो होता है, एकदम खोखला। साहित्य के लिए, राजनीति के लिए। ऐसे समय में राजनीति में कोई नेहरू गांधी नहीं जन्मता। फ़ायदा उठाने वाले चालाक और मक्कार लोग आते हैं। मैं कौशल्या दी को देखती रही थी। मुझे लगा था उन्होंने मेरी सोच को नई दिशा दी है। उसके बाद मैं और कौशल्या दीदी बहुत देर तक अलग अलग तरह से उसी विषय पर बात करते रहे थे। दीदी ने ही कहा था कि किसी भी थिंकर को पढ़ाने से पहले उस पीरियड का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। जितनी गहराई से तुम इतिहास को समझोगी, उतनी ही गहरी पकड़ थॉट पर होगी, क्योंकि हर थॉट अपने समय से जन्मी परिस्थितियों की देन हुआ करता है। मुझे लगा था कि शायद वे सही कह रही हैं। उनके अपने लिखे कुछ आर्टिकल्स थे और कुछ किताबें जिन्हें देने का वायदा उन्होंने मुझसे किया था। उन्हें लेने के लिए अगले इतवार को मैं उनके घर गई थी। ये सन 1984 का साल था। कौशल्या दीदी स्वागत की मुद्रा में दोनों हाथ फैलाकर घर से बाहर निकली थी। फिर मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही घर में घुसी थी। फिर ड्राइंग रूम से ये आवाज़ लगाई थी, चंदर जी स्वीटहार्ट, देखो कौन आया है। वो अपनी अंबिका आई है, और आपका तो अभी स्नान ध्यान ही नहीं हुआ है। डार्लिंग, जल्दी से निपट कर बाहर आओ, चाय नाश्ता लगवा रहे हैं। मैंने कनखियों से घड़ी की ओर देखा था। दोपहर गर्म होने लग गई थी। घड़ी की सुई 12:30 से आगे निकल चुकी है और कौशल्या दी के घर अभी चाय नाश्ता लगाया जा रहा है। उन्होंने मुझे घड़ी देखते देख लिया था और अपने विशिष्ट अंदाज में हो करके हंसती रही थी। तभी चंदर भाई साहब बाहर आए थे। कौशल्या दी ने उनसे मेरा परिचय कराया था और मेरी तरफ देखकर हंसती रही थी। देखो अंबिका, मेरा मियाँ रॉयल तबीयत का इंसान है। सुबह सवेरे सोकर नहीं उठ सकता, चाय नाश्ता नहीं कर सकता। मेरे घर की घड़ी मेरे मियाँ की इच्छा से चलती है। क्यों, है ना चंदर डार्लिंग? चंदर भाई चुप ही रहे थे। दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुंची थी तो मुझे देखते ही मानसी चतुर्वेदी ने पूछा था, क्यों अंबिका जी, मिल आई डार्लिंग से? रूपाली बत्रा और अंजलि माथुर खिलखिलाकर हंसने लगी थी। मैं चुप रही थी। वैसे भी उस बात के जवाब में मैं कह ही क्या सकती थी। मुझे उन तीनों का कौशल्या दीदी पर हंसना अच्छा नहीं लगा था, पर क्या बोलती। कल गई थी ना कौशल्या दी के घर? अंजलि माथुर ने फिर पूछा था। हाँ गए थे, मैंने जवाब दिया था। बहुत अच्छा लगा उनके घर जाकर। मैंने अपनी बात पूरी की थी। अरे यार, हम लोग घर की बात थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो स्वीट हार्ट की बात कर रहे हैं। उनसे मिली या नहीं, वो कैसे लगे? अंजलि ने कहा था और वे तीनों संवेद स्वर में हंसने लगे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं उठकर अंदर के साइड रूम में चली गई थी और अपनी अलमारी खोल कर खड़ी हो गई थी। अगली क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर, डस्टर और चौक निकालकर मैंने पास की मेज पर रख दिया और नोट्स की फाइल निकालकर वहीं खड़े खड़े पलटती रही थी। बगल के बड़े कमरे से उन तीनों के हंसने की आवाज़ें आती रही थीं। मुझे लगा था वे तीनों कौशल्या दी पर ही हंस रहे हैं। अगली क्लास का समय होने वाला है और स्टाफ रूम में लोग आने लगे हैं और चहल पहल लगने लगी थी।
खैर जो भी हो, मैं कौशल्या दी से अंतरंग होती गई थी। उनके पास जाकर, उनके पास बैठकर मुझे हमेशा अच्छा लगता। भले ही वे कभी फ़नी लगतीं और कभी बेहद डोमिनेटिंग और कभी उबाऊ भी, पर फिर भी मन का कोई तार है जो उनसे जाकर जुड़ता है। शायद उनकी जेन्युइननेस, बहुत सारी अड़चनों के बीच सिर उठाकर चलने की ताकत, उनका स्वाभिमान। थोड़े थोड़े दिन पर कौशल्या दी से फ़ोन पर बात करना, उनके घर जाना मुझे अपना दायित्व जैसे लगते, जिसका निर्वाह मैं सदैव करती रही, उनके रिटायर होने के बाद भी। बहुत बाद में समझ पाई थी कि इस तरह के संवाद उस घर में रोज़मर्रा की बात थी। चंदर भाई बहुत कम बोलते और जितना बोलते उसमें कोई आत्मीयता एवं ऊष्मा नहीं लगती। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट प्रायः कभी भी नहीं आती, भावहीन सपाट चेहरा, पर उनसे बात करते समय कौशल्या दी हमेशा उत्तेजित से दिखती। मैं अब सोचती हूँ कि उनके प्रति अपना मुखर प्रेम प्रदर्शित कर वे अपना अभिमान ढकती थीं या उनका सम्मान, पता नहीं। या शायद दोनों की ही शान बढ़ाने का उनका अपना ढूंढा हुआ तरीका था। वो जिंदगी को लेकर उनका अपना नज़रिया रहता, एकदम साफ और आदर्शवादी। नीता और केतकी दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। क्लास हो जाने के बाद मेरा रुके रहने का मन नहीं किया था। कॉलेज से निकलकर मैं गेट के बाहर रिक्शे के इंतज़ार में खड़ी हो गई थी। कोई खाली रिक्शा दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी मानसी चतुर्वेदी का रिक्शा बगल में आकर खड़ा हो गया। किसी का इंतज़ार कर रही हैं? उन्होंने पूछा था। मैं एकदम चौंक गई थी। किसी का नहीं, रिक्शा देख रही हूँ, कोई खाली नहीं मिल रहा है। अरे आज रिक्शे पर जा रही हैं? उन्होंने अचरज से मेरी तरफ देखा था। मैं हंसती हूँ। क्यों, मैं तो रोज़ ही रिक्शे पर जाती हूँ। किस तरफ जाना है आपको? यूनिवर्सिटी की तरफ, राय बिहारी लाल रोड। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। अरे तब आइए ना, हम भी उधर ही रहते हैं। वो रिक्शे पर एक किनारे को सरक गई थी। थैंक यू कहकर मैं बैठ गई थी। हमें थोड़ी सी देर का काम हलवासिया का है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम उस काम को निपटाते चलें, नहीं तो फिर कभी सही। उन्होंने पूछा था। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। वे खुश हो गई थीं। उन्होंने रिक्शे वाले से हलवासिया होते हुए चलने को कहा था। हम दोनों बातें करने लगे थे। मानसी चतुर्वेदी मुझसे मेरे घर के बारे में सवाल पूछती रही थी। कौन सी सड़क के किस मोड़ पर किस तरफ मेरा घर है, मैं विस्तार से उन्हें सब बताती रही थी। मानसी ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा था। उसी के थोड़ा आगे तो हमारा घर है। बहुत ताज्जुब है, हमने आपको इधर कभी देखा नहीं था। आप कब से रह रही हैं यहाँ? अब तो काफ़ी समय हो गया। विद्यालय और इस घर में लगभग आसपास ही आना हुआ है। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया था। इसका मतलब कि आप घर में ही घुसी रहती हैं, निकलती होती तो कभी आपको देखा होता। वे हंसी थी। उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा था। आप रिक्शे पर ही आती जाती हैं? ये प्रश्न उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा है। उनके स्वर में अविश्वास है। हाँ, मैंने कहा था। पर मैंने आपको गाड़ी पर आते जाते देखा है, कई बार बहुत बड़ी गाड़ी पर भी देखा है आपको। शायद मर्सिडीज़ थी। हाँ, पर वो मेरी नहीं थी, मैंने दोहराया था। मैं रिक्शे पर ही आती जाती हूँ। अच्छा, हमने सोचा आप वेलहम एसएलआर वाले लोग। वे हंसती हैं। कार वाले ही होंगे। मैं भी हंसती हूँ। नहीं, हम बेकार ही हैं। फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करते रहे थे। तभी मैंने देखा था कि दाएं हाथ की सड़क से साइकिल पर सवार एक लड़का हवा की तेज़ी से लहराता हुआ अचानक प्रकट हुआ था, जैसे आसमान से टपका हो। शायद उसने एक ही हाथ से हैंडल संभाल रखा था। सामने की सीधी सड़क से स्कूटर पर आते सज्जन ने संभलने की बहुत कोशिश की थी, पर दोनों ही तेज आवाज़ के साथ धराशायी हो गए थे। सड़क पर गिरकर स्कूटर कुछ दूर तक उनको अपने साथ घसीटता हुआ ले गया था। बाएं हाथ को बने सिनेमा हॉल में शायद कोई नई पिक्चर आई है। अंदर से लेकर सड़क तक टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। टक्कर लगने की आवाज़ के साथ ही लोग टिकट खिड़की छोड़कर बाहर स्कूटर वाले की तरफ भागे थे। मारो मारो साले को की आवाज़ें आने लगी थीं। घबरा कर मैंने अपनी दोनों हथेलियाँ अपनी आंखों पर रख ली थीं। मुझे लगा था अब ये लोग स्कूटर वाले को मारेंगे। तभी रोको के आदेश के साथ ही मानसी चतुर्वेदी रिक्शा रुकने से पहले ही नीचे कूद पड़ी थी। मैं स्तब्ध सी देखती रह गई थी, जैसे कुछ भी समझ में ना आ रहा हो।
दूसरे क्षण मैंने देखा कि 5 फीट 9 इंच लंबी मानसी जी अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाए भीड़ के बीच में घुस चुकी थी। उनकी तेज आवाज दूर तक गूंज रही थी। मारो, क्या मारो? किसी ने कुछ देखा जो चल पड़े मारने, सिर्फ इसलिए कि वो स्कूटर पर है और ये साइकिल पर? तब तक साइकिल वाला लड़का खड़ा हो चुका था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़ लिया था। क्यों जी, दिमाग खराब है जो सड़क पर लहराते हुए चलते हो? दे दें तुम्हें पुलिस को? अब तक भीड़ का रुख पलट चुका था। मारपीट करने के लिए जुटे लोग तमाशबीन की तरह खड़े हुए थे। मानसी जी स्कूटर की तरफ को बढ़ी थी। क्यों भैया, चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? उन्होंने संवेदना जताई थी और वे उसे उठने के लिए सहारा देने लगी थी। भीड़ में से कुछ लोग आगे बढ़कर उन्हें उठाने में मदद करने लगे थे और कुछ लोग उनका स्कूटर उठाकर उसका हैंडल आदि परखने लगे थे। वो सज्जन अभी तक कांप रहे थे। मानसी जी ने उनके कंधे को थपथपाया था। आप अपने स्कूटर चलाकर घर जा पाएंगे या कोई इंतज़ाम किया जाए? वे सज्जन कुछ कदम अब तक चलकर देख चुके हैं। उनका स्कूटर भी लोगों ने अच्छी तरह से जांच परख लिया है। नहीं, मैं चला जाऊंगा। वे थका सा मुस्कुराए थे। मानसी जी ने उनको स्कूटर पर सवार कराकर विदा किया था। वे कुछ क्षण वैसे ही खड़ी रही थीं और फिर भीड़ में से जगह बनाती हुई बाहर निकल आई थीं। वे अभी भी बड़बड़ा रही थीं और तदनुरूप हाथ चलाती जा रही थीं। वे आकर रिक्शे पर बैठ गई थीं। मेरे मन में उनके लिए बहुत ढेर सा सम्मान जन्मा था, पर मैं समझ नहीं पाई थी कि उसको कैसे शब्द दूं। आज आप ना होती तो पता नहीं ये भीड़ इन सज्जन का क्या हाल करती। मैं केवल इतना ही कह पाई थी। आज के दिन तक मैंने अन्याय को देखकर परेशान होना ही जाना था, पर अन्याय के प्रतिकार में खड़ा हुआ जा सकता है और खड़ा हुआ जाना चाहिए, ये मैंने जीवन में पहली बार जाना है। इतना निकट से। मानसी जी एक टीचर के लहजे में मॉब मेंटलिटी के बारे में विस्तार से बोलती रही थीं, जैसे किसी विद्यार्थी को समझा रही हूँ। रिक्शा गोमती पुल को पार करके यूनिवर्सिटी के सामने से निकलने लग गया था। यहाँ पहुंचकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ की हवाओं से तैरता हुआ एक अपनापन मुझ तक पहुँचने लगता है। 2 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद इसी के पास मेरा अपना घर, अपनी ज़मीन और अपनी छत का अद्भुत सुख। रिक्शा दाएं हाथ की सड़क पर मुड़ गया है। 1-2 साइड लेन्स पे मुड़ने के बाद मैंने रिक्शे वाले से अपने घर के सामने रुकने के लिए कहा था। मैं उतर कर नीचे खड़ी हो गई थी। घर चलिए मानसी जी, कुछ चाय कॉफ़ी पी कर जाइए, मैंने आग्रह किया था। मानसी जी के चेहरे पर आश्चर्य है। लगा था उन्होंने इससे बेहतर घर की कल्पना की थी, इससे बड़ा, पॉश और इससे सुंदर। नीचे के घर में सामने के बरामदे में बहुत ही बेतरतीबी से प्लास्टिक की 2-3 कुर्सियां इधर उधर पड़ी हैं। बांस की एक चारपाई खड़ी है जिस पर एक पेटीकोट और ब्लाउज सूख रहा है। मेरे मन में खिसियाहट भरने लग गई थी। कभी किसी दूसरे की निगाह से तो मैंने अपने घर को देखा ही नहीं था। मुझे लगा था कि जौहरी परिवार को नीचे का घर देते समय इस विषय में तो सोचा ही नहीं था। मानसी जी ऊपर चलिए ना, थोड़ी देर तो रुकिए, मैंने अपना आग्रह दोहराया था। शायद अनजाने ही मैंने ऊपर शब्द पर भी जोर दिया था। शायद मेरा अवचेतन उन्हें यह बताना चाह रहा था कि नीचे का घर मेरा नहीं है। मानसी चतुर्वेदी की निगाहें छत की तरफ को मुड़ गई थीं। आप ऊपर के पोर्शन में रहती हैं? उन्होंने पूछा था। जी। मेरी आंखें भी उधर की ओर ही मुड़ गई थीं। मैंने अपने घर को मानसी जी की निगाहों से देखा था। चौड़े से बरामदे में खुलने वाली फ्रेंच विंडो, उसी से मिला बड़ा सा दरवाज़ा टीक की चौड़ी सी पैनलिंग के साथ, और उसके बगल की पतली सी पूरी दीवार टेराकोटा कलर में पेंट की हुई, और उस पर लगा एक बहुत बड़ा सा फ्रेम किया हुआ फोल्क आर्ट, और उसके बगल में किनारे को नीचे तक लटका हुआ बिजली का बड़ा सा हंडा। मुझे अच्छा लगा था। आज तो जल्दी है, आप तो पड़ोस में ही रहती हैं, अब तो मिलना जुलना आना जाना होता ही रहेगा। अच्छा, चलते हैं। उनका रिक्शा चलने लगा तो उन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा था। कितने बजे का क्लास है कल? उन्होंने पूछा था। 10:30 पर। और आपका? मैंने पूछा था। मेरा तो 9:40 का क्लास है। उनके स्वर में हल्की सी निराशा है। मैं जल्दी चल सकती हूँ, मैंने कहा था। फिर कल हम और आप साथ चलेंगे। मानसी जी एकदम खुश हो गई थी। मैं ठीक 9 बजे आ जाऊंगी। ओके, मैं आपका इंतज़ार करूंगी, मैंने हाथ हिलाया था।
मैं ऊपर सीढ़ी पर जाने के लिए अंदर आ गई थी। जौहरी जी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरे कदमों की आहट सुनकर आंटी ने मुझे पुकारा था। अंबिका। जी आंटी। मैं ठिठक कर रुक गई थी। मिसेस जौहरी बाहर को निकल आई थी। अंबिका, खीर बनाइए बिटिया, खाकर जाना, उन्होंने बहुत प्यार से आमंत्रित किया था। जी आंटी, आप मुझे दे दीजिए, मैं ले जाऊंगी। मैं उनसे बात करते हुए अंदर तक आ गई थी। मैंने पीछे की आंगन की तरफ झांक कर देखा था। वहाँ धूप का नामो निशान तक नहीं। मतलब जौहरी परिवार के कपड़े रोज बाहर ही सूखेंगे? मैंने परेशान होकर सोचा था, पर मैं चुप ही रही थी। भला क्या कह सकती हूँ? वैसे भी वे इतने भले लोग हैं कि उन्हें आहत अपमानित करना तो दूर, उनके लिए कुछ विपरीत सोचना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मिसेस जौहरी मेरे लिए कटोरी में खीर निकाल लाई थी। अब ये तुम अभी खा लो, आंटी ने शब्दों पर जोर देकर कहा था। क्षण भर रुककर उन्होंने अपनी बात पूरी की थी। हमने यश के लिए कटोरी में रख दी है, वो शिवानी के हाथ से अभी थोड़ी देर में भेज देंगे। और हाथ की कटोरी उन्होंने मुझे पकड़ा दी थी। मैं एकदम खिसिया गई थी और चुपचाप वहीं खड़े खड़े खाने लगी थी। ऐसे ही पहले भी एक दिन उन्होंने मुझे खीर दी थी और मैं उसे ऊपर ले गई थी। शाम को यश आए थे। नीचे उतरे तो आंटी सामने पड़ गई थी। यश ने बहुत खुश होकर खीर की तारीफ की थी। आंटी ने अर्थ भरी निगाह से मेरी तरफ देखा था और हंसती थी। उनकी हंसी में निहितार्थ को मैं आज समझ पाई थी। शायद आंटी समझ गई थीं कि मैंने यश को खिलाने के लिए ही नीचे खीर खाने से मना कर दिया था। मैं चुप हूँ। वैसे भी इस बात के जवाब में क्या कहूँ? यश आते ही रहते हैं। जौहरी परिवार का भी ऊपर आना जाना बना रहता है। ना जाने कब और कैसे यश उनके बच्चों से घुल मिल गए थे। विनीत अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम जमा करता रहता है और जब भी यश के पास समय होता है तब अच्छी तरह से उनसे बैठकर पढ़ता है। कभी कभी तो लगता है जैसे मेरे घर में कक्षाएं चल रही हैं। हाँ, यश विनीत को और मैं शिवानी को पढ़ाते रहते हैं। बीच बीच में चाय पकौड़ी के दौर भी चलते रहते हैं। शाम को यश आए थे। उनके आने की आहट पाकर विनीत एक कटोरी में खीर ले आए थे। मैं यश के लिए चाय चढ़ा रही थी। मैंने विनीत से चाय के लिए रुकने को कहा था, पर कटोरी मेज पर रखकर विनीत फौरन ही चला गया था। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि उन दोनों को अगर कुछ विशेष पढ़ना होता है, केवल तभी यश के सामने रुकते हैं। तब भी काम की चीज़ समझकर फौरन ही चले जाते हैं। आज अचानक ही मेरे मन में आया था कि क्या आंटी ने बच्चों को यश की मौजूदगी में बैठने के लिए मना किया है? आंटी की सुबह की अर्ध भरी मुस्कुराहट याद आई थी। सोचकर अजब संकोच सा लगा था। अगले दिन सुबह रोज के मुकाबले मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी। 9 बजे से पहले ही मुझे तैयार जो होना था। कपड़े मैंने रात को ही निकाल कर रख दिए थे। कभी कभी मुझे अनायास ही सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। लगता है जैसे ज़िंदगी में अनायास ही बीतने वाले समय के साथ मकसद जुड़ गया है। सुबह तैयार होकर कॉलेज जाने से लेकर रात को अगले दिन के लिए कपड़े निकालने तक, दिन की कक्षा से लेकर घर आकर अगले दिन के लेक्चर की तैयारी तक, कॉलेज में नीता, केतकी, मीनाक्षी के साथ बिताया गया समय, घर में शिवानी और विनीत, जौहरी अंकल आंटी भी, सबसे अधिक यश का अपने घर में आना और उनकी प्रतीक्षा करना और उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है मुझे। अपना घर, अपने मन का रख रखाव, अपनी इच्छा से स्वागत सत्कार, मुझे लगता है जैसे जीवन का हर सूत्र एकदम मन चाहे ढंग से अपने हाथों में आ गया हो। मानसी चतुर्वेदी समय से आ गई थीं। रास्ते भर वे बिना रुके बोलती रही थीं। उनके पास बातों का भंडार है, कुछ एकदम घरेलू, कुछ बेहद सोच भरी, जिन्हें विद्वतापूर्ण भी कहा जा सकता है, एकदम दार्शनिक बातें, कुछ साहित्य की, कुछ पढ़ी हुई कहानी, अपनी बेहद संवेदनशील व्याख्या के साथ, कुछ बेहद चकल्लस भरी बातें, फूहड़ सी भी। एक ही व्यक्ति में इतना विरोध कैसे हो सकता है, सोचकर मुझको अजीब लगता है। पर अब मैं उन बातों को लेकर उस तरह से उनका छिद्रान्वेषण नहीं कर पा रही। कल की घटना के बाद से उनके प्रति मेरी पूरी सोच ही बदल गई है। मैं उनके लिए अजब सा सम्मान महसूस करने लगी हूँ। वैसे भी उनके साथ बात करके मुझे अच्छा लगा था, जैसे ज़िंदगी में बहुत कुछ नया, एकदम अनजाना सा समझ में आने लगा हो। कॉलेज में हम दोनों को बेहद अंतरंगता के साथ आता देखकर नीता, केतकी और मीनाक्षी ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखा था।
मानसी जी बगल के कमरे में चली गई थीं तो मीनाक्षी ने पूछा था, साथ आए हो तुम दोनों? मेरे हाँ कहने पर उसने टोका था, ये तुमसे कैसे लस ली? मैं अचकचा गई थी। कुछ क्षण जैसे समझ नहीं पाई थी कि अपना जवाब कहाँ से शुरू करूं। मैं हंसती हूँ, बल्कि हम ही लस लिए थे उनसे। किस लिए? ये शौक किस लिए चल रहा था आपको? केतकी ने तीखी निगाह से मेरी तरफ देखा था। मैं जानती हूँ कि वे लोग मानसी जी को जरा सा भी पसंद नहीं करती, उनके साथ ही मैथ और बैट को भी नहीं। मैं जब तक कुछ और कहती तब तक मानसी चतुर्वेदी आ गई थी और मेरे बगल के सोफे पर बड़े अनौपचारिक अपनेपन से बैठ गई थी। मीनाक्षी को शायद उनका यूं एकदम अपने बीच में बैठना भी अच्छा नहीं लगा था। उसका चेहरा बिगड़ गया था। मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि कहीं मेरे कारण मानसी जी इन लोगों के बीच उपेक्षित या अपमानित महसूस न करें। मैं सतर्क हो गई थी और मानसी जी के प्रति अतिरिक्त रूप से सभ्य और अपनेपन से भरी सी। घंटा बजा था और मानसी चतुर्वेदी उठकर खड़ी हो गई थी। कई और लोग भी उठ गए थे, मीनाक्षी और केतकी भी। स्टाफ रूम में अचानक हलचल लगने लगी थी और थोड़ी ही देर में पूरा कमरा काफ़ी कुछ शांत और वीरान सा लगने लगा था। कमरे के कोने में पड़े सोफे पर नीता और मैं अकेले रह गए थे। मैं नीता से मानसी जी के बारे में ही बात करती रही थी। पिछले दिन का वृत्तांत मैंने विस्तार से बताया था। ये भी कहा था कि मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुई हूँ और इस प्रकरण ने मुझे इंसानी तौर पर बदला है शायद, और एक बेहतर इंसान बनाया है। प्रतिदिन के जीवन में अन्याय के विरुद्ध इस प्रकार से खड़ा हुआ जा सकता है, ये मैंने पहली बार जाना है। नीता चुप रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। हाँ, अंबिका मानसी में ये क्वालिटी है, और वो मानसी से जुड़े अनेक और किस्से मुझे बताती नहीं थी कि कैसे स्टाफ की आया के बीमार होने पर वो उसके साथ 3 दिन तक अस्पताल में पड़ी रही थी। अपनी पुरानी महरी के बूढ़े हो जाने पर उसे वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के लिए कितने दिनों तक दफ्तरों में चक्कर लगाती रही थी। केतकी कक्षा से जल्दी आ गई थी और हम दोनों की बातें चुपचाप सुनती रही थी। पर मानसी की चकल्लस की आदत के पीछे उन्हें कोई पसंद नहीं करता। वर्च्यू और एविल का बड़ा विचित्र संगम है वो। मुसीबत में पड़े व्यक्ति के लिए किसी भी सीमा तक कष्ट उठा सकती हैं वो। पर वैसे, नीता ने अपनी बात आधी छोड़ दी थी, मेरी तरफ देखा था और अपनी बात पूरी की थी। बहुत भली है मानसी, पर यह भी सच है कि उनमें रफ एजेस हैं, उनका खुरदुरापन। नीता क्षण भर के लिए चुप हो गई थी, फिर उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया था। कभी कभी लगने लगता है कि दूसरे की सफलता उससे बर्दाश्त नहीं होती। अरे, मेरे मुंह से अचानक निकला था। नीता एकदम से अचकचा गई थी, जैसे मानसी जी के लिए वैसा बोलकर उन्होंने सही ना किया हो सकता है मैं गलत हूँ, पर हाँ, पर मानसी में रफ एजेस हैं। और केतकी ने नीता की बात आधे में काट दी थी। रफ एजेस? वो घूर कर हम दोनों की तरफ देखती हैं। उनके किनारे ही नहीं, वो पूरी की पूरी रफ हैं, एकदम झाड़ झंकार, कांटे ही कांटे। पता नहीं चतुर्वेदी साहब ने उनसे कैसे मोहब्बत और फिर शादी की। केतकी ने मुंह बिगाड़ा था। लकी लेडी, कुछ तो देखा ही होगा चतुर्वेदी साहब ने उनमें। मैंने अपनी टिप्पणी दी थी और पिछले दिन की घटना किसी चलचित्र की रील की तरह मेरी आंखों के आगे घूम गई थी। मीनाक्षी और मानसी चतुर्वेदी क्लास से आ गए थे और मैं और नीता अपने क्लास में जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। मीनाक्षी हम लोगों से बात करना चाह रही है, पर उसे सुबह से मौका ही नहीं मिला है। पहले मानसी जी पास में आकर बैठ गईं, फिर मीनाक्षी स्वयं क्लास लेने चली गई और अब मुझे जाना है। मैं और नीता जाने लगे तो उसने चपल निगाहों से हम दोनों की तरफ देखा था। जल्दी से आओ यार, बहुत बातें करनी है। थोड़ी दूर पर खड़ी मानसी चतुर्वेदी कनखियों से मीनाक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। मीनाक्षी की उनकी तरफ पीठ है। मैं जानती हूँ कि कल मीनाक्षी किसी लड़के से मिलने वाली थी, उसी के किस्से सुनाने होंगे उसे। वैसे वो बहुत खुश लग रही है। सब कुछ विस्तार से जानने की उत्सुकता मेरे मन में भी है, किंतु फिर भी मुझे डर लगा था कि कहीं वो पीछे पीछे मेरे क्लास में न पहुँच जाए। इस तरह से लेक्चर छोड़ देना मुझको अच्छा नहीं लगता है, पर मीनाक्षी कुछ भी कर सकती है। तब मैं विद्यालय में नई आई थी, BA 2 का क्लास ले रही थी। बड़े जोश से टॉपिक शुरू किया ही था कि किसी ने दरवाज़ा भड़बड़ाया था। खोला तो सामने मीनाक्षी खड़ी हंस रही थी। चलो कुछ काम है।
मैंने लड़कियों की तरफ देखा था। आप लोग चुपचाप लाइब्रेरी में चले जाइए या जहाँ भी जाना हो, पर शोर मत करिएगा, मीनाक्षी ने विद्यार्थियों को आदेश दिया था। मैं बाहर निकल आई थी। कारण पूछा तो मीनाक्षी बाहर की तरफ देखते हुए बड़े ही अल्हड़ बचपने से हंसी थी। अरे यार, इतना भीगा भीगा मौसम हो रहा है और तुम क्लास ले रही हो। कैंटीन में चाय और चाट मंगाई है। वो हंसती रही थी। मीनाक्षी के कमरे में पहुंचे तो वहाँ छोटी मोटी पार्टी ही चल रही थी। मैं सारे समय परेशान होती रही थी। मैं डरती रही थी कि लड़कियां कहीं देख ना लें। मुझे ये भी लगता रहा था कि कहीं प्रिंसिपल डॉक्टर दीपा वर्मा ही घूमती टहलती इधर ना आ जाएं। नीता और केतकी का फ्री पीरियड है ये, पर मैं और मीनाक्षी दोनों ही अपना क्लास छोड़कर यहाँ इस तरह बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी मुझे खराब सा लगता रहा था। ऐसे बिना किसी कारण के क्लास छोड़ देना मुझे अच्छा नहीं लगा था। इतने बुरे मौसम में लड़कियां कॉलेज आएं और टीचर्स क्लास ना लें, पर उस समय मैं कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं थी। सो तो मैं आज भी नहीं हूँ। वैसे भी मीनाक्षी ने इतने प्यार से बुलाया था तो मैं क्या कहती। मीनाक्षी बहुत खुश लग रही है। वो अलमारी के पास खड़ी हुई धीमे स्वर में नीता से कुछ बात कर रही है। मैं उसके पास जाकर रुक गई थी। मैंने धीमे से उसके कंधे पर हाथ रखा था। क्लास से आकर बातें करते हैं मीनाक्षी, आज यश आएंगे लेने, सो मेरा देर से ही जाने का प्रोग्राम है। आराम से बात करेंगे, ओके? ओके, मीनाक्षी हंसी थी और मैं हाथ हिलाकर क्लास लेने चली गई थी। वापस आई तो मुझे देखकर मानसी जी ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। घर चला जाए अंबिका? उन्होंने पूछा था। मानसी जी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, ये मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा कहीं और जाने का प्रोग्राम है, ये कहने में मुझे समय लगा था। बहुत संकोच के साथ मैंने बताया था कि मैं आज कहीं और जा रही हूँ। मानसी अपना सामान समेटती रही थी। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले दोस्त, पहले दिन ही दगा दे गए। वे हंसने लगी थी, साथ में मैं भी। वे जाने लगी तो मैंने ही रोका था। कल मैं आपका इंतज़ार करूँगी मानसी जी। लगा था वो एकदम खुश हो गई हैं। ठीक 9 बजे वे हंसी थी। ठीक है, मैंने सिर हिलाया था। उनके जाने के बाद केतकी ने मेरी तरफ नाराज़ निगाहों से देखा था। अब आपका क्या मानसी चतुर्वेदी के साथ रोज आने का इरादा है? मैं कुछ ना बोलकर केवल हंसती रहती हूँ। अकेले आने में डर लगने लगा है क्या? मीनाक्षी ने पूछा था। नहीं, इनका सत्संग का इरादा है, केतकी ने अपनी टिप्पणी दी थी। मैं चुप रही थी। कैसे कहती हैं उन लोगों से कि मानसी जी का साथ मुझे सच में अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिले हैं, कोई अच्छा लगता है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कम या कोई बुरा भी। पर इस कॉलेज में आने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कुछ लोगों के लिए मन में आदर जन्मा है, जैसे कौशल्या दी के लिए, जैसे मानसी जी के लिए। पर साथ के ही कुछ लोग हैं जो कौशल्या दी से ऊबते हैं, कुछ मानसी जी से चिढ़ते हैं। पर मुझे इन विरोधों के बीच ही अपने रिश्तों के सही समीकरण बनाने हैं। यश के साथ क्वालिटी में खाना खाने के बाद लौटने लगी तो मुझे अनायास ध्यान आया था कि बहुत दिन से बुआ से मिलना नहीं हुआ है। मैंने वहीं से बुआ को फ़ोन किया था और घर आने के बजाय उनके पास चली गई थी। बुआ ने बहुत खुश होकर मेरा स्वागत किया था। इतने दिन तक ना आने को लेकर उलाहना भी दिया था। क्यों बेटा, बुआ सब मिलने का भी मन नहीं करता? हम सोच ही रहे थे कि तुम्हारे कॉलेज फ़ोन करें या फिर दीना को ही भेजें। भाई तुम चाहे याद करो ना करो, हमें तो याद आती ही है। मैं अपनी सफाई देती रही थी। दीना चाय बना लाए थे, पर वो हमेशा की तरह प्रसन्न नहीं लग रहा था। चेहरे पर सदा रहने वाली मुस्कान की जगह उदासी है, एकदम रोया रोया सा चेहरा। तबीयत खराब है क्या दीना? बहुत सुस्त लग रहे हो, मैंने पूछा था। दीना चुप रहे थे। उनके जाने के बाद जवाब बुआ ने दिया था। मुंह फूला हुआ है इनका, नाराज़ हैं। नाराज़ हैं किससे? मैंने पूछा था। हमसे, तुम्हारे फूफा से। अरे, कहकर मैं चुप हो गई थी। दीना को इस तरह उदास होते हुए मैं पहले भी कई बार देख चुकी हूँ। बुआ कभी किसी तरह से भी डांट देती, फूफा गाहे बगाए हाथ भी उठा देते। कारण पूछने का साहस नहीं हुआ था। बुआ आगे स्वयं ही बोली थी, असल में डिपार्टमेंट में क्लास 4 की कुछ पोस्ट निकली हैं। इनको किसी ने आकर बता दिया है। अब ये चाहते हैं कि हम इनकी नौकरी लगवा दें। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बुआ होंठ टेढ़ा करके मुस्कुराई थी। अब हम कोई गधे हैं क्या कि इनको सब सिखाया पढ़ाया अब इनकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे?
मुझको बुआ की बात अच्छी नहीं लगी थी। दीना के लिए दुख भी हुआ था, पर बुआ से कुछ कह पाने की हिम्मत मेरे पास नहीं थी। थोड़ी देर बाद बुआ स्वयं ही बोली थी, ऑफिस में नया बंदा रखेंगे, हमें काम करने वाला एक और हाथ मिलेगा तो हमको 4 और कामों में भी मदद मिलेगी। मैं जानती हूँ कि बुआ से इस बारे में कुछ भी बात करना बेकार है। इतनी ही मानवीय दृष्टि उनके पास होती तो स्वयं ही ना सोच लेती। मेरा मन एकदम से उदास हो गया था। बुआ इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं? 7 साल से दीना उनके पास है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला। उन लोगों को तो उसका भला स्वयं सोचना चाहिए था। मन में आया था कि जो लोग अपने माता पिता की पीड़ा नहीं समझ सके, वे भला नौकर का सुख दुख क्या समझेंगे। लगा था वे लोग बाबा और दादी जैसे माता पिता और दीना जैसे सेवक को डिजर्व नहीं करते हैं शायद। मैं उठकर खड़ी हो गई थी। चलती हूँ बुआ, घर पहुँचने तक देर हो जाएगी। बुआ को क्या बस शक्ल दिखाने के लिए आई थी? उन्होंने शिकायत की थी और मुझसे 1-2 दिन रुकने का आग्रह किया था। कल सुबह मानसी जी मुझे लेने आएंगी, इसलिए मेरे रुकने का प्रश्न ही नहीं है। आज नहीं बुआ, फिर कभी। मैंने बुआ से केवल इतना ही कहा था और अपना सामान समेटने लगी थी। वैसे भी आज मेरा मन उचाट हो गया है। मैं जूठे बर्तन रखने के बहाने रसोई में गई थी और दीना से मिलाई थी। सारे समय मुझे दीना के लिए दुख होता रहा था। बुआ ऐसी क्यों हैं? कोई ऐसा कैसे हो सकता है? पापा तो उनके सगे भाई थे, क्या वे भी ऐसे ही थे, स्वार्थी और असंवेदनशील? क्या पता। मैं मानसी जी के साथ रिक्शे पर बैठी ही थी कि उन्होंने एकदम सीधा सवाल पूछा था, मीनाक्षी की शादी की बात चल रही है क्या कहीं? मैं अचकचा गई थी। मैं ना भी न कर पाती और हाँ भी कहना नहीं चाहती। शादी की बात तो चलती ही रहती है मानसी जी, जब तक ठहर ना जाए तब तक उसका मतलब ही क्या है। हाँ, सो तो है ही। उन्होंने हामी भरी थी। पर यार, शादी के लिए मीनाक्षी जैसी उतावली जरा कम लोगों में ही दिखलाई पड़ती है। मुझको अच्छा नहीं लगता। ऐसा तो कुछ नहीं है मानसी जी। मेरे स्वर में हल्का सा खिंचाव आ गया था। मानसी ने जैसे सफाई देते हुए अपनी बात पूरी की थी। जब मीनाक्षी नई नई यहाँ आई थी, बड़ा अजब सा परिचय दिया था उसने अपना। कहने लगी, मैं तो बहुत कम दिनों के लिए आई हूँ नौकरी करने, थोड़े दिन में मेरी शादी हो जाएगी और मैं चली जाऊँगी। मानसी जी ने बिल्कुल मीनाक्षी के स्वर और भंगिमा में वो बात दोहराई थी। मैं जानती हूँ मीनाक्षी ने बिल्कुल ऐसे ही और इन्हीं शब्दों में ये बात कही होगी। एकदम बच्चे जैसी है वो, निश्चल और मूर्ख। जब तक कहीं बात तय नहीं हो जाती तब तक पता नहीं क्यों उस बात का इतना शोर करती रहती है। मैं सोच ही रही थी कि मानसी ने पूछा था, कनाडा का कोई मैच था शायद। मैं चुप रही थी। मानसी ने भी तुरंत ही उस प्रसंग को बदल दिया था और किसी नई पढ़ी किताब के बारे में बात करने लगी थी। फिर कॉलेज पहुंचने तक उसी पर हम दोनों की बात होती रही थी। कॉलेज से मैं और मानसी जी साथ ही लौटे थे। घर पहुंचे तो मेरे आग्रह करने से पहले ही वे मेरे साथ रिक्शे से उतर ली थीं। चलो यार, आज तुम्हारे घर चलकर एक कप कॉफ़ी पीते हैं, फिर जाएंगे। मुझको अच्छा लगा था। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कुछ बना कर रख गई होती या कुछ बाजार से ही मंगा लिया होता। मुझे दरवाजे के की होल में चाबी लगाते देखकर मानसी चतुर्वेदी आश्चर्य से मुझे देखने लगी थी। इस समय तुम घर में अकेली हो? उन्होंने पूछा था। हाँ, मैं हंसी थी। इस समय ही नहीं, मैं तो सब समय ही अकेली रहती हूँ। अरे, वे सवाल पूछती रही थीं और मैं उनको जवाब देती रही थी। हर उत्तर के क्रम में उन्हें मेरे बारे में धीरे धीरे सब कुछ पता लगता गया था कि मेरे माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है। एक बुआ हैं जो घर से कई मील के फासले पर रहती हैं। एक माँ की दोस्त हैं जो मेरी गार्जियन रही हैं। हर सूचना के साथ मानसी जी का चेहरा और अधिक पसीजता गया था और उनकी निगाहों में मेरे लिए एक अपनापन दिखने लगा था। बहुत देर तक रुकी रही थी वो मेरे पास। हम लोगों ने पहले कॉफ़ी पी थी, फिर मैंने कुछ समय बाद फ्रिज में से रखी रात की सब्जी निकाली थी, अंडे की भुर्जी बनाई थी और दोनों ने मिलकर पराठे सेके थे। उस बीच न जाने कितनी बातें होती रही थीं, बेहद अंतरंग और आत्मीय। अपने बारे में बहुत कुछ बताया था उन्होंने। अपना पितृत्वहीन बचपन, धन का अभाव, छोटी उम्र में भाई का नौकरी करना, दोनों बहनों की प्राइवेट पढ़ाई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो बिना प्रॉपर स्कूलिंग के पढ़ गए और पढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज तक पहुंच गए। हमने नौकरी की शुरुआत तो प्राइमरी सेक्शन से की थी, यहीं के बच्चों के सेक्शन से।
शशि अंकल सारे सेक्शंस के प्रेसिडेंट थे और न जाने कैसे हम उनकी निगाह में चढ़ गए। हम आगे पढ़ते गए और वे हमें मौका देते गए। वे हंसकर कॉलेज में अपना बीता समय और शशि अंकल के किस्से सुनाती रही थीं। वे हंसी थीं। वैसे ही हमारी शादी हो गई। न हमारी शक्ल और न सूरत, न परिवार में ही कुछ खास, फिर भी चतुर्वेदी साहब मिल गए। कानपुर में उनकी कोठी में पीछे के एक छोटे से हिस्से में रहते थे हम लोग। कभी कभी किताबों का और नोट्स का आदान प्रदान होता था। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमें पसंद भी कर सकते हैं। शादी की तो बात ही छोड़ दो। वे हंसी थी। इसी को तो कहते हैं ऊपर वाले का लिखा हुआ। मुझे सुबह की केतकी की बात याद आई थी। मैंने मानसी की तरफ देखा था। कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने आप में, कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, ऐसा जो वे आप पर मुग्ध हो गए होंगे। उनके चेहरे पर एक बड़ा ही मधुर सा भाव आया था। पता नहीं यार, हम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बहन हमसे 1 साल बड़ी हैं। वे काफ़ी सुंदर हैं। चतुर्वेदी साहब के बड़े भाई को पसंद करती थीं, वे भी करते थे। उनकी तो हुई नहीं, हमारी हो गई। वे धीमे से हंसी थी, चेहरे पर बहुत सारे मिले जुले भाव। मुझे समझ में नहीं आया था कि उस क्षण वे अपने लिए खुश हो रही हैं या अपनी बहन के लिए दुखी। मेरा मन किया था पूछूं क्यों नहीं हुई, पर चुप रही थी। मैं ध्यान से मानसी जी की तरफ देखती हूँ। गहरा सांवला रंग, बेहद सुंदर नाक नक्श, मगर रहने का अनगढ़ तौर तरीका। केतकी की टिप्पणी याद आई थी, कांटे ही कांटे, पूरी की पूरी झाड़ झकाड़। मैंने फिर से उनकी तरफ ध्यान से देखा था। लगा था अगर कायदे से बाल बनाएं, थोड़े तरीके से रहें तो काफ़ी सुंदर लग सकती हैं। उनसे कही थी ये बात तो वे खिलखिला कर देर तक हंसती रही थीं। कुछ दिन बाद वार्षिक उत्सव होने वाला है। उसके कुछ दिन बाद से जाड़ों की छुट्टियों के लिए लगभग 3 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद हो जाएगा। कार्यक्रम में पिछले सालों की तरह भव्य स्तर पर लगभग 1 घंटे का डांस ड्रामा किया जा रहा है। 20-25 दिन से तैयारी चल रही है। लड़कियों को डांस सिखाने के लिए कथक केंद्र से कुमकुम चटर्जी आ रही हैं। मुख्य कार्यक्रम में साजों पर संगत देने के लिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय के गुरुजन आने लगे हैं। वार्षिक उत्सव की ये सांस्कृतिक संध्या शशिकांत अंकल के लिए व्यक्तिगत सम्मान जैसी ही महत्वपूर्ण होती है। संगीतकारों व वाद्यकारों से वह स्वयं संपर्क करते हैं। नाटिका की स्क्रिप्ट सांस्कृतिक समिति के साथ बैठकर स्वयं चुनते हैं और कई कई बार बैठकर नाटिका का निरीक्षण करते हैं, उस पर सुझाव देते हैं और उसमें परिवर्तन कराते हैं। वे इस उत्सव की तैयारी में शुरू से लेकर समापन तक जुड़े रहते हैं। मीनाक्षी ने भातखंडे महाविद्यालय से संगीत विशारद किया है। जब से इस विद्यालय में आई है तब से हर कार्यक्रम में संगीत और स्वर वही देती है। कहते हैं शशि अंकल ने मीनाक्षी का चयन विशेष रूप से इसी कारण से किया था। इतना समय यहाँ बिताने के बाद स्टाफ के बीच रिश्तों के विभाजन का बहुत सा गणित मुझको समझ में आने लगा है। इस विभाजन के कितने आधार हैं? पुराने और नए लोग, साइंस वाले, आर्ट्स वाले, अंग्रेजी बोलने वाले और हिंदी वाले, बहुत संपन्न घरों से आए लोग और मिडिल क्लास परिवारों के लोग, प्राचार्य और प्रबंधक के विशेष चहेते और बाकी लोग। ये भी सच है कि अंग्रेजी बोलने वाले ही उन लोगों के द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं, शायद इसलिए कि वे उन्हें अधिक स्मार्ट, अधिक बुद्धिमान और अधिक पढ़े लिखे से लगते हैं। क्या सच में ऐसा है? ये सुपीरियॉरिटी या फ्रस्ट्रेशन व्यक्तिगत न होकर समूहगत होता है। शायद इसलिए यह अधिक मुखर हो जाता है और शायद इसीलिए बड़े विभाजन का आधार बनता है। अपने स्टाफ रूम में भी शायद कई स्तरों पर 2 तरह के समूह का आधार यही है। भाषा के आधार पर यह दूरी मुझे तकलीफ देती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई गंभीर गड़बड़ तो है ही। बेहतर स्कूल और साधारण स्कूल का अंतर तो समझ में आता है। पूरी दुनिया में ही होता होगा वैसा अंतर, पर सब जगह सिस्टम तो एक सा ही होना चाहिए। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 5 में।